हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण डी ब्लॉक तत्व। इसमें आपको हमने 12 गुणों के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो गुण आपको बताए थे वह था आपका उत्प्रेरकी गुण के बारे में, ये कंप्लीट हो चुका है। आज जो है 13वां गुण के बारे में शुरू करेंगे। 13वां गुण है आपका अंतराकाशी यौगिकों का बनना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं डी ब्लॉक तत्वों में 13वें गुण के बारे में, अंतराकाशी यौगिकों के बनने के बारे में। तो आप ध्यान से इसको समझें। देखें, जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन संपाशित हो जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिक की रचना होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल के भीतर, ठीक है, संक्रमण धातुओं का क्रिस्टल होगा और उसके भीतर जो है छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ या कार्बन हुआ, उसके अंदर खाली जगह में इंटर कर जाते हैं तो इससे अंतराकाशी यौगिक की रचना होती है। ठीक है, तो जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन संपाशित हो जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिकों की रचना होती है। ये यौगिक सामान्यतया असमीकरणमितीय नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, ये यौगिक कैसे होते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तथा न तो आयनी होते हैं और न ही सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो अंतराकाशी यौगिक बनते हैं ये ठीक है असमीकरणमितीय होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। यह न तो आयनिक होते हैं और न ही सहसंयोजी होते हैं। उदाहरण देखें, यह आपका TIC MN4N Fe3H VH 0.56 तथा TiH 1.7 इत्यादि, ये सब अंतराकाशी यौगिक हैं जो संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, टाइटेनियम में आप देख रहे हैं कार्बन इंटर किया हुआ है, मैग्नीज में नाइट्रोजन, आयरन में हाइड्रोजन, वेनेडियम में हाइड्रोजन, टाइटेनियम में हाइड्रोजन। ठीक है, ये छोटे जो एटम्स होते हैं ये इंटर कर जाते हैं संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में, जिससे अंतराकाशी यौगिक की रचना होती है जो समानतः असमीकरणमितीय नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं और यह न तो आयनी होते हैं और न ही सहसंयोजी होते हैं। उद्धृत सूत्र धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हैं यहाँ सूत्र लिखा गया है, ये कोई भी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित नहीं करते हैं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो उद्धृत सूत्र धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। संगठनों की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, कंपोजिशन के नेचर के आधार पर, संगठनों की प्रकृति के आधार पर इस प्रकार के यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संगठनों के प्रकृति के आधार पर इस प्रकार के यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों के मुख्य भौतिक और रासायनिक गुण निम्न होते हैं। तो देखें ध्यान से, अंतराकाशी यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण कौन कौन है, तो ध्यान से समझें। पहला है नंबर 1, अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, अंतराकाशी यौगिकों के जो गलनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, वे उच्च होते हैं, जो शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं। ठीक है, अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं जो शुद्ध धातुओं से भी अधिक है। ये अति कठोर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे की कठोरता के समान होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अंतराकाशी यौगिक जो हैं वे अति कठोर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बोराइडों की जो कठोरता है वो लगभग हीरे की कठोरता के समान होती है। इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। ठीक है, इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। रासायनिक रूप से अंतराकाशी यौगिक निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक रूप से अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं वे इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं।
ठीक है। तो यह था आपका अंतराकाशीय यौगिकों के बारे में, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, जिसमें आपने पहला देखा कि अंतराकाशीय यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं, शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं, ठीक है, ये अति कठोर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे की कठोरता के समान होती है। इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। रासायनिक रूप से अंतराकाशीय यौगिक निष्क्रिय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका 13वां गुण जो अंतराकाशीय यौगिक का बनना था। अब नेक्स्ट देखते हैं 14वां गुण। 14वां गुण है आपका संक्रमण धातुओं का, वह है मिश्र धातुओं का बनना। मिश्र धातुओं का बनना, तो आइए देखते हैं मिश्र धातुओं का बनना कैसा होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स देखें मिश्र धातुओं का बनना। मिश्र धातु जिसे अलॉय कहते हैं, मिश्र धातु विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं? विभिन्न धातुओं के सम्मिश्रण होते हैं, जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु जो होते हैं वे विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं, जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होते हैं। मिश्र धातु समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं। जो मिश्र धातु हैं वे समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं, जिनमें एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणुओं में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मिश्र धातु जो हैं वे समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं, जिनमें एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणुओं में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मिश्र धातुओं की रचनाएं उन परमाणुओं द्वारा होती है जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर होता हो। ठीक है, तो मिश्र धातुओं की रचना कौन करता है? तो मिश्र धातुओं की रचना जो है उन परमाणुओं के द्वारा दिखाई जाती है जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर हो। ठीक है, तो मिश्र धातु एलॉय विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं, जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मिश्र धातु समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं, जिनमें एक धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणुओं में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। इस प्रकार के मिश्र धातुओं की रचनाएं उन परमाणुओं द्वारा होती है जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर हो। ठीक, संक्रमण धातुओं के अभिलाक्षणिक गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्र धातुओं की रचना सरलतापूर्वक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो संक्रमण धातुएं हैं वे मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि संक्रमण धातुओं के अभिलाक्षणिक गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्र धातुओं की रचना सरलतापूर्वक होती है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त मिश्र धातु कठोर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त मिश्र धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्राप्त मिश्र धातु कठोर होते हैं और इनके गलनांक सामान्यतः अधिक होते हैं। फेरस मिश्र धातु सबसे सुपरिचित मिश्र धातु है। ठीक है, जो आयरन का मिश्र धातु है वह सबसे सुपरिचित मिश्र धातु है। क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम तथा मैग्नीज का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार प्राप्त मिश्र धातु कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। फेरस मिश्र धातु सबसे सुपरिचित मिश्र धातु है। ठीक है, क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम तथा मैग्नीज का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है। और संक्रमण धातुओं तथा संक्रमण धातुओं के संयोग से प्राप्त मिश्र धातु औद्योगिक महत्व के होते हैं। ठीक है, तो असंक्रमण धातुओं तथा संक्रमण धातुओं के संयोग से प्राप्त मिश्र धातु औद्योगिक महत्व के होते हैं, जिसके उदाहरण हैं आपके पीतल जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, कांसा जो कॉपर और टिन का मिक्सचर है आदि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका मिश्र धातुओं के बनने के बारे में। ठीक है, तो यह इस तरह से चैप्टर 8 का तीसरा हेडिंग जो है अब आपका समाप्त हो चुका है, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण के बारे में। अब आइए देखते हैं चौथे हेडिंग के बारे में। चौथा हेडिंग है आपके 8वें चैप्टर का संक्रमण। हाँ तो स्टूडेंट्स देखे ध्यान से, चैप्टर 8 की चौथी हेडिंग संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 यौगिक बताया जाएगा। ठीक है, उससे पहले आइए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है।
ध्यान से समझे, इसको पहले भी हम समझाए हैं आपको, देखें ध्यान से। उच्च ताप पर संक्रमण धातुओं एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उच्च ताप पर संक्रमण धातुओं और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी धातुएं यम्मो प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, स्कैंडियम को छोड़ दिया जाए तो स्कैंडियम के अलावा जो भी धातुएं हैं वह यम्मो प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाती हैं। इन ऑक्साइडों में धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या इनकी वर्ग संख्या के समान होती है। ठीक है, तो इन ऑक्साइडों में जो धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या होती है वह उनके वर्ग की संख्या के बराबर होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जैसे Sc2O3 से Man2O7 यौगिकों तक देखने में मिलता है। ठीक है, वर्ग 7 के पश्चात आयरन का Fe2O3 से ऊपर कोई उच्च ऑक्साइड ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो वर्ग 7 के बाद आयरन का Fe2O3 से ऊपर कोई उच्च ऑक्साइड ज्ञात नहीं है। ऑक्साइडों के अतिरिक्त ऑक्सो धनायन V5 को VO2+ में, V4 को VO2+ में, ठीक है, तथा TiO2+ को Ti4 स्थायित्व देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्साइडों के अतिरिक्त जो ऑक्सो धनायन है, ठीक है, V5 हैं को VO2+ में, V4 को VO2+ में और TiO2+ को Ti4 स्थायित्व देते हैं। ठीक है, आइए पहला हेडिंग देखते हैं। पहला हेडिंग है आपका धातुओं के ऑक्साइड एवं ऑक्सो रिडायन के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी सी चर्चा की है। ठीक है, देखें ध्यान से। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड और ऑक्सो रिडायन के बारे में हमने आपको बताया। अब आगे देखें। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ ऑक्साइडों के आयनिक गुण में कमी आती है। तो जैसे जैसे धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ ऑक्साइडों के आयनिक गुण में कमी आती है। मैग्नीज का ऑक्साइड Mn2O7 सहसंयोजी तथा हरा तैलीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो यह जो आपका मैग्नीज का ऑक्साइड Mn2O7 है, जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 है, अधिक है, तो यह जो है आयनिक गुण में इसकी कमी आएगी और वह कैसा गुण दिखाता है? सहसंयोजी गुण दिखाता है और यह हरा तैलीय पदार्थ होता है। यहाँ तक कि CrO3 तथा V2O5 के गलनांक भी निम्न होते हैं। तो CrO3 और V2O5 के गलनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, कम होते हैं। इन उच्च ऑक्साइडों में अम्लीय स्वभाव की प्रमुखता होती है। ठीक है, तो यह जो आपके CrO3 हैं, V2O5 हैं, इनके गलनांक निम्न होते हैं और इन उच्च ऑक्साइडों में अम्लीय स्वभाव की प्रमुखता होती है। ठीक है, आगे देखें। इस प्रकार Mn2O7 से, ठीक है, Mn2O7 से HMnO4 प्राप्त होता है। Mn2O7 से क्या प्राप्त होता है? HMnO4 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इन उच्च ऑक्साइडों में अम्लीय स्वभाव की प्रमुखता होती है। उच्च ऑक्साइडों में अम्लीय स्वभाव की प्रमुखता होती है। ठीक है, इस प्रकार Mn2O7 से HMnO4 प्राप्त होता है। H2CrO4 से H2Cr2O7 दोनों ही CrO3 से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो H2CrO4 तथा H2Cr2O7 दोनों जो हैं वह CrO3 से प्राप्त होते हैं। ठीक है, V2O5 जो है वह उभयधर्मी होने पर भी मुख्यतः अम्लीय होता है। ठीक है, और VO3 3- तथा VO2+ का लवण देता है। ठीक है, तो V2O5 क्या है? V2O5 जो है वह उभयधर्मी होने पर भी मुख्यतः अम्लीय है और VO4 3- तथा VO2+ के लवण देता है। वेनेडियम के ऑक्साइडों में क्षारकीय V2O3 से अल्प क्षारकीय V2O4 और उभयधर्मी V2O5 तक
क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैनेडियम के जो ऑक्साइड हैं वह V2O3 जो क्षारकीय होता है, V2O4 जो अल्प क्षारकीय होता है, जबकि V2O5 जो है वह उभयधर्मी होता है। ठीक है, V2O4 अम्ल में विलय होकर VO2+ लवण बनाता है। V2O4 जो है वह कैसा होता है? V2O4 जो है वह क्षारकीय होता है, अल्प क्षारकीय होता है, अतः यह अम्ल में विलय होकर VO2+ लवण बनाता है। इसी प्रकार V2O5 अम्ल तथा क्षारों से अभिक्रिया करता है और क्रमशः VO4+ तथा VO4 3- देता है। ठीक है, V2O5 कैसा होता है? V2O5 उभयधर्मी होता है, अर्थात यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। इसी प्रकार V2O5 जो है अम्ल और क्षारों से अभिक्रिया करके अम्ल से अभिक्रिया करता है तो VO4+ देता है, जबकि क्षार से अभिक्रिया करने पर VO4 3- देता है। ठीक है, पूर्ण रूप से अभिलक्षणित CRO क्षारकीय है। ठीक है, पूर्ण रूप से जो अभिलक्षणित जो है क्रोमियम ऑक्साइड CRO वह क्षारकीय है, परंतु Cr2O3 क्या होता है? उभयधर्मी होता है। ठीक है, जो CRO है वह क्षारकीय होता है, परंतु Cr2O3 क्या होता है? उभयधर्मी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके धातुओं के ऑक्साइड और ऑक्सोरिडाइन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपाउंड के बारे में, जो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। थैंक यू।